want to tell you very important thing. देखिए, at the end of the day, जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि इनके इसराइल से ताल्लुकात बेहतर हों. वाई? मैं आप लोगों को एक वजह बताता हूँ वाई. इसको समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा. मैं आपको इसकी असल बात बताता हूँ कि ये कंट्रीज़ क्यों चाहते हैं. सऊदी अरब क्यों चाहता है, कुवैत क्यों चाहता है, कतर क्यों चाहता है, जॉर्डन क्यों चाहता है, जॉर्डन के तो है, सीरिया क्यों चाहता है, इराक क्यों चाहता है. उसकी वजह है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक कंट्री है, उसकी वजह है ईरान. वाई आई एम सेइंग ईरान? बिकॉज हालांकि अभी ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब इन कंट्रीज़ को, इन रिजीम्स को एक थ्रेट देता है कि कल को अगर ईरान ने न्यूक्लियर पावर बन गया तो हमें कौन बचाएगा. तो कहीं ना कहीं इन रिजीम्स को ख्याल आता है कि हमें आने वाले टाइम पे इसराइल ही बचा सकता है या पाकिस्तान बचा सकता है ईरान से या यमन के हूती फोर्सेस से. क्योंकि ईरान जितने मर्जी ताल्लुकात बेहतर हो जाए, वी नो के फंडामेंटल इन दोनों ब्लॉक्स का, एक अरब ब्लॉक का जो कि मतलब गल्फ कंट्रीज़ हैं इनका, और मोर इंपॉर्टेंटली ईरान का अपना एक बहुत बड़ा आप इराक को अगर छोड़ भी दें तो ईरान का इन गल्फ कंट्रीज के साथ एक आप कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल भी इशू है, एक पॉलिटिकल भी इशू है, एक नैरेटिव भी इशू है. जो वो इशू 1979 की रेवोल्यूशन के बाद जो आयतुल्लाह खामनाई साहब लेकर आए वो है. तो दिस इज़ द रीज़न वाई ये चाहते हैं कि इनके ताल्लुकात इसराइल से बेहतर हों. ईरान से भी ठीक रहें, बट एट द एंड ऑफ द डे इनके माइंड के अंदर एक साइकोलॉजिकली चीज़ चली गई है कि ईरान जो है इट इज़ देयर एनिमी. चाहे वो जो मर्जी करे वो एनिमी ही रहेगा उनका. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. अगली बात गौर से सुनिएगा. क्या देखिए, अगली बात ये राइट नाउ कि इकोनॉमिकली भी ये इसराइल के साथ जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली अपने ताल्लुकात को और बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि इसराइल एक बहुत पावरफुल कंट्री है, टेक्निकली इनके साथ बेहतरी आ सकती है. लेकिन जब तक इसराइल जो है वो गज़ा का मामला हल नहीं करेगा तब तक वो जो उसके साथ मामलात को बेहतर नहीं कर सकते, और कतर इसमें वाहिद कड़ी है. अब अगली बात आपको मैं बताता हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अगली बात ये है कि अब एक तरफ तो सॉरी की गई, माजरत हुई, पूरे के पूरे मीडिया में ये बात आ रही है, खुद अमेरिकन मीडिया तस्लीम कर रहा है, एवरीवन नोज़ कि सॉरी हुई है. अपोलॉजी का मतलब सॉरी ही होता है. आप सॉरी कर लें, अपोलॉजी कर लें. मैं आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ अपने वर्ड्स का, इसका मतलब आई एम सॉरी टू दैट. अब राइट विंग जो है इस टाइम, मैं क्योंकि इसराइल का मीडिया देख रहा होता हूँ, ITV और डिफरेंट इसराइल के न्यूज़ चैनल्स, फिर द टाइम्स ऑफ इसराइल पे बड़ी गहरी नज़र है, जेरूसलम पोस्ट पे बड़ी गहरी नज़र है, हर्ल्डिट्स पे, YT न्यूज़ पे बड़ी नज़र होती है, जो इसराइल के मेजर इस टाइम मीडिया आउटलेट्स हैं. वहाँ से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है राइट नाउ कि इसराइल का जो राइट विंग है, खासतौर पे जो गवर्नमेंट में भी राइट विंग बैठा हुआ है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है नेतन्याहू साहब की, ये कोलिशन के साथ बनी हुई है, इसमें इनकी अपनी मेजॉरिटी नहीं है. अब जो राइट विंग है वो इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है नेतन्याहू साहब पे. अब क्या राइट विंग कह रहा है और इस सारे मामले की क्या इंप्लीकेशन होगी वो मैं आपको बता दूं, लेकिन राइट विंग ने ठीक ठाक टाइट कर दी और बहुत गुस्से में. अब राइट विंग क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ. एक साहब है, इनका नाम है बेन गवीर साहब. ये भी एक राइट विंग के एक मिनिस्टर भी हैं इनके, और एक राइट विंग के नेशनलिस्ट भी हैं. एक साहब है स्मोत्रिक, एक साहब है लिबरमैन, और एक साहब है गोलान. ये बड़े इंपॉर्टेंट इनके लीडर्स हैं राइट विंग के. ये लोग दे ऑल कंडेम नेतन्याहू फॉर अपोलोजाइजिंग टू कतर ओवर द हमास स्ट्राइक, कॉलिंग इट वीक एंड डिसग्रेस. देखिए, याद रखिएगा, इसराइल मेरे सामने जो है मोर इम्पोर्टेंटली आज तक इसराइल ने कभी भी जो है वो सॉरी नहीं किया किसी भी तरह से किसी अरब कंट्री को. जहाँ तक मेरी अपनी मेमोरी जाती है, पिछले 10-15 साल में जितना मर्जी स्ट्राइक्स की उसने कभी भी सॉरी नहीं किया. लेकिन जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट चैलेंज हुआ उसने सॉरी किया. वाई? बिकॉज जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट चैलेंज होगा अमेरिका वहाँ पे माफ़ी मंगवाएगा. पहली बात तो ये है. अगली बात ये है राइट नाउ कि इसराइल के जो लोग हैं, इसराइल के जो राइट विंग मीडिया है, जो राइट विंग उनके लीडर्स हैं या राइट विंग मेंटालिटी जो इनकी है, जो फार राइट नेशनल अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, वो कहते हैं आपने इस कौम को, इस नेशन को डिसग्रेस दी है, आप फारिग हैं, आपने काम ठीक नहीं किया, हम आपसे नाराज़ हैं, हम आपको फारिग कर देंगे. अगली बात बताऊंगा. अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जो नेतन्याहू साहब का कोलिशन भी है, जिनकी वजह से उनकी गवर्नमेंट बची हुई है, उसने भी बहुत सारा उनको क्रिटिसाइज किया. अब बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा. द कोलिशंस एंड ऑपोजिशन मिनिस्टर्स स्लैम्ड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब फॉर अपोलोजाइजिंग टू द कतरी प्राइम मिनिस्टर, मतलब गुस्से का इजहार किया. अब पिछले दिनों एक इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर, इनका नाम है बेजलजल समोत्रिक, ये भारत भी आए थे, इन्होंने डिफेंस डील भी साइन की थी. जो इंडिया में से लोग मुझे देख रहे हैं उनको समोत्रिक साहब का पता होगा. अब समोत्रिक साहब जो है मोर इंपॉर्टेंटली, उन्होंने, ये राइट विंग नेशनलिस्ट हैं और एक मिनिस्टर भी हैं फाइनेंस के, नेतन्याहू साहब के बड़े क्लोज हैं. इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको बताता हूं. Mr. Smotrich said, a groveling apology to the state that support and funds terrorists is a disgrace. His statement, मतलब नेतन्याहू साहब स्टेटमेंट, comes after he has laid out red lines to Netanyahu ahead of the meeting with Trump. अब बात यह है कि समोत्रिक साहब ने गुस्से का इजहार किया कि भाईजान आपने जो है वो स्ट्राइक तो की थी, अच्छी बात है, आपने माजरत क्यों की, why you have said sorry. So ये बात है. अब एक और साहब है
इन साहब का नाम है यसीरियल बेतियून। यसीरियल बेतियून साहब भी जो है वो एक आप कह सकते हैं कोलिशन है, इसका नाम है लिबर्ट्स मैन, ये भी एक राइट विंग कोलिशन है। ये मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो ये कह रहा है कि मोर इंपॉर्टेंटली कि ये कह रहे हैं कि इट इज़ अनबिलीवेबल दैट नेतन्याहू अपोलोजाइज टू कतर, which to this day has not condemned the October 7 massacre, yet he has never apologized to the people for Israel for the fact that during his tenure thousands of Israelis were murdered, raped and abducted. तो it shows कि आने वाले टाइम पे जो है वो ये चीज़ और ज़्यादा आपको नज़र आएगी, ये चीज़ आपको और ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि हेटफुल नजर आएगी। जो राइट विंग है उसके अंदर गुस्सा आपको नजर आएगा नेतन्याहू साहब को लेके, और हो सकता है नेतन्याहू साहब की हुकूमत भी फारिग हो सकती है क्योंकि उन पर राइट विंग का बड़ा प्रेशर है। लेकिन जहां पे अमेरिका बहादुर आ जाता है वहां पे आप जितने मर्जी सख्त हों, टाइट हों, आपको जो है वो माननी पड़ती है बात। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब बात यह है इस टाइम कि इसराइल दोबारा से अपने रिलेशनशिप कतर के साथ रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है, सॉरी उसने कर ली है, कहीं ना कहीं ये सॉरी कतर कबूल कर लेगा और कतर दोबारा से, कतर की तरफ से भी मैसेज आ गया कि वो भी अब दोबारा से मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे, मामलात को बेहतर करने की तरफ लेकर जाएंगे। सेकंड थिंग इज दैट, लेकिन कतर के साथ तो माफ़ी मांग ली इसराइल ने। अब नेतन्याहू साहब इसराइल में आके क्या बयान देते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मिसाल के तौर पे वो इसराइल में आके ये कहते हैं कि हम इस सॉरी को दोबारा से रिवोक करते हैं, ये तो मैंने वैसे बात की थी, सॉरी नहीं किया मैंने, तो ट्रम्प साहब की तरफ से फिर एक मैसेज आ जाएगा कि तुमने सॉरी किया था, क्यों झूठ बोल रहे हो। अंदर इंटरनल प्रेशर नेतन्याहू साहब पे बहुत ज़्यादा। याद रखिएगा अगले इलेक्शंस जो इसराइल के हैं वो इलेक्शंस अक्टूबर 2026 में हैं, तो अभी तकरीबन 1 साल का टाइम है इलेक्शंस में। लेकिन अगर इलेक्शन से पहले ही सारे का सारा कोलूशन फारिग हो गया तो नेतन्याहू साहब की तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। फिर बेन गवीर या जो दूसरे उनके अपोजिशन में जो उनके पीछे कमर के पीछे बैक स्टैप करने के लिए बैठे हुए हैं, डेफिनेटली दे आर गोना कम। अगली बात को सुनिएगा। अगली बात यह है कि मोर इंपॉर्टेंटली एक बात तो हमने देख ली है कि हु द रियल बॉस इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओवल ऑफिस इज द रियल बॉस ऑफ द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द मिडल ईस्ट। इस बात का हम लोगों को पता चल चुका है कि ओवल ऑफिस जो चाहेगा वही होगा। इसराइल जितना मर्जी तगड़ा हो जाए, अरब कंट्रीज जितने मर्जी ताकतवर हो जाए, ईरान जितना मर्जी तगड़ा हो जाए, आखिरकार जो है ये कंट्रीज जो हैं ये इनको मानना पड़ेगा जो अमेरिका बहादुर कहता है, बिकॉज जो वाशिंगटन में ताकत बैठी हुई है वही पूरे मिडल ईस्ट का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करती है। याद रखिएगा 50,000 people, 50,000 soldiers of United States of America right now sitting inside, deep inside Middle East। हम सबको इस बारे में पता। अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि हो सकता है कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई रिस्ट्रेन भी आए, बिकॉज ये सॉरी नहीं है, इट्स नॉट अ सॉरी, इट्स मोर देन अ सॉरी। बिकॉज सॉरी तो होती है ना कि एक ऐसी बात पे हो जाए जो बहुत छोटी है। द थिंग इज दैट राइट नाउ इस टाइम जो है वो अपोलोजाइज जो है वो इनको महंगी पड़ सकती है नेतन्याहू साहब को, आपकी गवर्नमेंट में, और इनकी गवर्नमेंट भी फारिग हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि कॉलिशन जो है राइट विंग का वो तपा हुआ है इन पे। दो चीज़ों की वजह से वो तपा हुआ है। पहले वो जो तपा हुआ है कि आपने वेस्ट बैंक को क्यों एनेक्स नहीं किया भाईजान, दूसरा आपने माजरत कर ली, और ट्रम्प साहब के भी स्टेटमेंट से वहाँ पे गुस्सा है कि ट्रम्प साहब कौन होते हैं कि वो कहें कि इसराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं कर सकता। बट द थिंग इज दैट अमेरिका इज द रियल पावर इन द मिडल ईस्ट। अगली बात सुनिएगा गौर से। अब अगली बात यह है राइट नाउ कि पब्लिक और मीडिया की जो परसेप्शन है नेतन्याहू साहब को लेके वो अब आपको नजर आएगी बड़ी नेगेटिव। उसकी वजह यह है कि मैंने नेतन्याहू साहब का फेस मैं देख रहा था, आप लोगों ने शायद वो मीटिंग देखी हो, ट्रम्प साहब में गुस्सा नजर आया। हालांकि जब हम डोनाल्ड ट्रम्प साहब की और नेतन्याहू साहब की मीटिंग्स देखते हैं पुरानी, तो नेतन्याहू साहब वाज बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन ही वाज नॉट सो मच कॉन्फिडेंट। इसका मतलब है कि 3 घंटे की मीटिंग में टाइट किया गया, उनको जरा छितरौल की गई कि भाईजान जरा थोड़ा सा हाथ हौला रखो तुसी, अगर आपने इस तरह की चीज़ें की तो आपके लिए मामला ख़राब हो सकता। अब इस सारे मामले की मैं आपको परसेप्शन पे बात करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए गजा का मामला हल हो सकता है, नो डाउट इन दैट, लेकिन हमास ये कह रहा है इस टाइम कि वो अपने हथियार नहीं डालेगा। कल CNN पे हमास के जो निगोशिएटर हैं उनका एक इंटरव्यू भी आया है, वो भी ज़रूर देखिएगा। बात ये है राइट नाउ कि हमास ये कह रहा है कि वो अपने हथियार नहीं डालेगा। हमास इज़ नॉट गोना लूज द गेम, हमास इज़ नॉट गोना लूज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट्स अ थिंग विच इज़। हमास को ये डर है अगर हमास ने हथियार डाल दिए तो फिर इसराइल के पास एक और